तो आप में से जो कच्चे दिल वाले हैं वो लोग इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, और जिन्होंने विक्टिम कार्ड खेलना है कि यार हमारे साथ ऐसा हो गया था, हमें ये चीज़ें नहीं मिली या ऐसा वैसा कुछ, आप भी ये वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। जिन्होंने ऐसा बोलना है कि भाई साहब हमने मेहनत तो बहुत करी थी लेकिन हमारी किस्मत ने जो है हमारा साथ नहीं दिया, तो आप लोग भी जो है वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो लोग जा चुके हैं, ठीक है। तो अब जो आप एथलीट बचे हैं, अगर आप जो उन एथलीट्स में से जिन्हें लगता है कि एक नई शुरुआत, एक नया कल को ला सकता है, ठीक है, हम अभी भी जो है कोशिश करें तो हम और मेहनत कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, ठीक है। तो बात ऐसी है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा कड़वी होने वाली है। कड़वी मतलब मैं सच्चाई बोलूँगा तो सच्चाई थोड़ी कड़वी होती है, आप लोगों को बहुत बुरा लग सकता है, ठीक है, कि ऐसा कैसे बोल सकते हैं। तो बात ऐसी है कि मुझसे बहुत से एथलीट्स ने पूछा कि भैया ऑफ सीज़न में हम क्या ट्रेनिंग करें, कैसे ट्रेनिंग करें उसको लेकर, ठीक है। तो मैं ना एक बेसिक मिसकंसेप्शन है जिसे मैं मिटाना चाहता हूँ इस वीडियो के सहारे, ठीक है। तो ऐसा है कि जब हम ऑफ सीज़न की बात करते हैं ना, तो इंडिया वाले सोचते हैं एक ब्लॉक पीरियडाइजेशन मॉडल होता था ट्रेनिंग का, ठीक है, व्लादिमीर इज़रूइन ने दिया था वो। तो उसमें ऐसा होता था कि ब्लॉक्स में जो है हम ट्रेनिंग करते थे, जैसे जनरल प्रिपरेशन का आएगा, फिर स्पेसिफिक प्रिपरेशन का, फिर मान लो प्री कॉम्प आ रहा है और कंपटीशन का फेज़ आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा होता था कि जनरल प्रिपरेशन में जो है हम एरोबिक का बेस बनाते थे, एंड्योरेंस का बेस बनाते थे, ठीक है, और ऐसे ऐसे करके जैसे स्पेसिफिक आता था तो हम थोड़ा स्पेसिफिक करते थे, और कंपटीशन के फेज़ में जैसे हम मान लो कि लास्ट के 2-3 महीने में जो है हम 2 महीने में जो है हम स्पीड वर्क करते थे, ठीक है। तो ये एक मॉडल था, ऐसे कई सारे मॉडल है जो ट्रेनिंग के हैं, ठीक है। जैसे हमारा माइथवेव का हो गया, हमारा शीनी मॉडल हो गया, हमारा वर्कोसेंस की मॉडल हो गया, हमारा बाइपोलर मॉडल हो गया, हमारा लॉन्ग टू शॉर्ट हो गया, हमारा शॉर्ट टू लॉन्ग हो गया, हमारा कॉन्करेंट मॉडल हो गया, हमारा वर्टिकल इंटीग्रेशन हो गया। ऐसे बहुत से मॉडल हैं, हम एक मॉडल को लेके जो है ट्रेनिंग करते आ रहे हैं अभी तक, ठीक है ना। तो बात ऐसी है कि जब 1980s में बेन जॉनसन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था ना 9.79 का, उस समय उनके कोच थे चार्ली फ्रांसिस। तो चार्ली फ्रांसिस जो कोच हैं वो बहुत ज़्यादा जाने माने कोच हैं, कोचिंग वर्ल्ड में जो है लीजेंड माना जाता है उनको। तो उन्होंने उस टाइम पे बताया था कि जितनी हमारी जो क्वालिटीज़ है ना स्प्रिंटिंग की, उन्हें हमें एक साथ ट्रेन करना चाहिए और पूरे साल भर ट्रेन करना चाहिए। जैसे हमारी स्पीड की क्वालिटी है ना, तो उन्होंने कहना था वो पूरे साल भर ट्रेन होनी चाहिए। तो उस मॉडल में ऐसा होता था, वो वर्टिकल इंटीग्रेशन मॉडल था, उसमें जो है हम स्पीड डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, हम एक्सेलरेशन डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, हम एंड्योरेंस वाला वर्क भी जो है एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो चार्ली फ्रांसिस कोच के बाद जो है जब उन्होंने उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवाया, तो उसके बाद जो है बहुत से कोच जो है उनसे इन्फ्लुएंस हुए, और बहुत से कोचेज़ उस टाइम पे ऐसे थे जो सेम मॉडल यूज़ कर रहे थे। जैसे जैसे टॉम टेलिस थे, उन्होंने कार्ल लुईस को ट्रेन किया है, ठीक है। कार्ल लुईस के मुझे लगता है 8 गोल्ड मेडल हैं। इसके अलावा जो सू बिंगटन के कोच हैं रैंडी हंटिंगटन, उन्होंने उस टाइम पे जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जो लॉन्ग जंप के उन्हें ट्रेन किया था, ट्रिपल जंप का वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जो था उस टाइम पे उन्हें ट्रेन किया था, ठीक है। वो भी सिमिलर मॉडल यूज़ कर रहे थे। इसके अलावा जो हमारे हुसैन बोल्ट के कोच हैं ग्लेन मिल्स, वो भी सिमिलर मॉडल यूज़ करते थे। वो भी कहते थे कि स्पीड जो है पूरे साल भर रहनी चाहिए ट्रेनिंग में। और भी ऐसे बहुत से कोच हैं, और भी ज़्यादातर कोच जो है ऐसे सिमिलर मॉडल यूज़ करते हैं जिसमें जो है स्पीड ट्रेनिंग पूरे साल भर होती है। लेकिन हम क्यों सिर्फ उसी ब्लॉक पीरियडाइजेशन वाले मॉडल पे अटके हुए हैं जो व्लादिमीर इज़रूइन ने दिया था, वो सिर्फ एक मॉडल था, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मॉडल है, और जनरली जो हर कोई यूज़ कर रहा है वो अभी इसी टाइप का है कि जो स्पीड वर्क है वो पूरे साल भर रहता है ट्रेनिंग में, ठीक है ना। तो जो वो जनरल प्रिपरेटरी वाला फेज़ था, जो माइंडसेट था कि जो है हमें एरोबिक का बेस बनाना है, इतना इतना हमें एरोबिक का एंड्योरेंस का बेस बनाना है, वो तो बहुत पीछे छूट चुका है। 1980s की बात कर रहा हूँ मैं, हम 2025 में आ चुके हैं अभी। हम वो ट्रेनिंग मॉडल यूज़ कर रहे हैं जो इतने सालों पहले, करीबन 50 साल हो चुके हैं, इतने सालों पुराना मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि असल में दुनिया में चल क्या रहा है, ठीक है। तो मैं बात करूँगा कि ये चीज़ आ कहाँ से रही है, ठीक है। हम क्यों ऐसा है कि हम जो है उसी मॉडल को यूज़ कर रहे हैं, हमें और चीज़ों के बारे में ज्ञान ही नहीं हो रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बात ऐसी कि इंडिया में जो हमारी एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास जो करंटली बुक्स भी होंगी ना, वो कम से कम 10 से 15 साल पुरानी है। तो हमारे जो ज़्यादातर कोचेज़ हैं, उन्होंने अगर पढ़ाई करी भी है मान लो सन 2000 में या 2000 के आसपास, तो उस टाइम पे उन्हें और पुरानी बुक्स मिली होगी, क्योंकि उस समय तो हमारे इंडिया में जो है एथलेटिक्स वगैरह है और ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, ठीक है। उन्होंने पढ़ाई करी है तो 90s 80s या उससे भी पहले की करी है ना। तो उन्हें उस समय चलो इतना नॉलेज नहीं था, ठीक है, मान लेते हैं उस समय जो है इतना नहीं पढ़ाया गया, उस समय जो है इतनी ज़्यादा जैसे रिसर्च वगैरह भी इतनी नहीं हुई थी, ठीक है ना। तो मान लो हमारे पास लेट भी आई तो वो कारण है एक। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद हम पढ़े ही ना, अगर हमें नहीं पढ़ाया गया है। ऐसा होता है ना कि आप खुद देखें कि कॉलेज में कितने बच्चे हैं जो पढ़ते हैं। अगर आपके कोचेज़ ने कॉलेज से कोर्सेज भी किए हैं, ठीक है, बीपेड एमपेड हो गया मान लीजिए, तो उसमें कितनी नॉलेज दी जाती है और कितने बच्चे जो है एक्चुअली में पढ़ रहे हैं। मुश्किल से 2 बच्चे होते हैं, एक लड़कों में एक लड़कियों में, जो टॉपर होते हैं, ठीक है, जो थोड़ा अच्छे से पढ़ रहे होते हैं, बाकी सब मज़े ले रहे हैं, आपको पता है, ठीक है।
मेरे खुद के दोस्त इतने हैं जो बीपेड एमपेड कर रहे हैं जो एक दिन कॉलेज नहीं जाते हैं। कॉलेज वालों ने पहले से बोल रखा है कि आपको जो है आप मेडल की तैयारी करिए, हम आपको पास कराएंगे, प्रैक्टिकल्स वगैरह सब हम देख लेंगे, आप जो है बस मेडल की तैयारी करिए, ठीक है। अगर वो एथलीट, वो बच्चा जो इस प्रकार से पढ़ाई कर रहा था, वो कल के दिन कोच बन रहा है, जो कि बने हैं, जो कि करीबन हर कोई बन रहा है, तो वो क्या आपको पढ़ा लेंगे? वो क्या वर्ल्ड लेवल के एथलीट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या वो इतने एजुकेटेड हैं कि वो जो है उस लेवल पे ले जा सकें आपको? मुझे तो नहीं लगता। एक बात मैं इसमें ये ऐड करूंगा कि अगर आपने कॉलेज में पढ़ा भी है, उसके बाद भी क्या आप रेडी हैं किसी को ट्रेन करने के लिए? क्योंकि कॉलेज में मान लो आपने अगर डॉक्टरी से रिलेटेड कोई कोर्स करा है, क्या आप उसके बाद सीधा आके ऑपरेशन वगैरह करने लग जाएंगे? या आपने इंजीनियरिंग का कोर्स किया है, क्या आप सीधा आके इंजीनियर बन जाएंगे? नहीं, आपको कॉलेज के बाहर भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको बाहर से एजुकेशन लेनी पड़ेगी। बाहर मतलब इंटरनेशनली, जनरली मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि जरूरी आपको इंटरनेशनली लेनी है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देनी पड़ेगी, आपको रिसर्च वर्क पढ़नी पड़ेगी, आपको जो है अपनी तरफ से और ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके आप क्वालिफाइड इनफ होंगे कि आप जो है उस लेवल पे ट्रेनिंग करा सकें, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप जो है सर्टिफिकेट के बेसिस पे जो है आप लोग ट्रेनिंग करा रहे हैं, ठीक है। आपके कोचेज आपको ट्रेनिंग करा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी है उस टाइम पे, है ना, ठीक है। इंटरनेशनली अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा होता है कि जैसे आप यूएसए ट्रैक एंड फील्ड का कोर्स करोगे ना, या सीएससीएस करोगे, ऐसी यूके का होता है, मतलब यूनाइटेड किंगडम एथलेटिक्स का, आयरलैंड एथलेटिक्स का है, नीदरलैंड एथलेटिक्स के जो मुझे कोर्स मिले हैं, मतलब कैनेडियन एथलेटिक्स के कोर्स हैं। इन कोर्सेज में ऐसा होता है, इन्होंने शर्त रखी हुई है कि अगर आप हर 2 साल में एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि इस स्टैंडर्ड का अगर आप कोर्स नहीं कर रहे हैं एज अ कोच, तो आपके जो कोचिंग सर्टिफिकेट है वो रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको दिखाना होगा कि मैंने जो है कंटिन्यूस एजुकेशन ली है। अगर आप नहीं दिखा रहे हैं, आप जो है एजुकेशन नहीं ले रहे हैं कंटिन्यूस, तो आप हमारे एथलीट्स को ट्रेन नहीं कर सकते। आपका जो कोचिंग का सर्टिफिकेट है, जो आपके पास जो अथॉरिटी है, उसे हम कैंसिल करें, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इंटरनेशनली स्टैंडर्ड है कोचेस के लिए, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप जो है वही आउटडेटेड 1985 से पहले की, 1985 क्या उससे भी पहले की ट्रेनिंग मेथडोलॉजी पकड़ी हुई है आपने एक, कि हम जो है ब्लॉक पीरियोडाइजेशन करेंगे वाल्दमिल इज़राइन का। वो पता नहीं उसे ना यूज़ करते हुए पता नहीं कितने साल हो चुके हैं। अभी जो जनरली यूज़ होता है वो ऐसे ही है, उसे आप कुछ जगह वर्टिकल इंटीग्रेशन बोलते हैं अगर चार्ली फ्रांसिस से सुनेंगे, और अगर आप जो है उसे गैरी विंकलर से सुनेंगे तो वो कहते हैं उसे कॉन्करेंट मॉडल। इसके अलावा जो है मतलब इसी प्रकार का मॉडल यूज़ करते हैं, जिसमें जो है स्पीड वर्क है। स्पीड वर्क में आता है एक्सेलरेशन, मैक्स वेलोसिटी वाला वर्क, वो पूरे साल भर रहता है। जनरल एंड्योरेंस वाला जो पार्ट है वो भी रखते हैं, बट ऐसा है कि उसे हम छोड़ भी सकते हैं, उसे हम अलग से भी ट्रेन कर सकते हैं, हम कंप्लीटली ना भी छोड़ें, क्योंकि 100-200 में उसका इतना ज़्यादा रोल नहीं है। वो भले ही रिकवरी में हेल्प करेगा, बट उसका एक्चुअल में एंड्योरेंस वाला काम इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जो जनरल एंड्योरेंस है, जिस क्वालिटी की हमें जरूरत नहीं है, हम उसमें इतना ज़्यादा टाइम क्यों दे रहे हैं। इंडिया में ऑफ सीज़न के नाम पे जो है 2-2, 3-3 महीने, 4-4, 5-5 महीने भी मेरे को पता है यहाँ पे जो है कोचेस लेते हैं, बोलते हैं हमारा ऑफ सीज़न है, हम जो है स्पीड वर्क पे काम नहीं कर रहे। अरे तो कब करोगे स्पीड वर्क पे काम? वो लड़के दिन भर, मैंने आपको गाउट का एग्जांपल दिया था पिछली वीडियो में, पिछली वीडियो में एग्जांपल दिया था, ठीक है, जो 22 मिनट के आसपास की वीडियो थी उसमें। तो आप देख सकते हैं 5 महीने तक बंदा जो है स्पीड वर्क ही कर रहा था। मुश्किल से उसका एक सेशन था वो स्पीड एंड्योरेंस का था, वो भी 120 से ऊपर की नहीं थी, ठीक है। उसके अलावा सारा वर्क जो था वो शॉर्ट रैप्स में ही था। तो स्पीड जो बनती है वो वहीं से बनती है, तब जाके वो इतना आगे है, ठीक है। और इसके बाद आप कहते हो नहीं सारी दुनिया जो है डोप करती है। सही में ये सब जानने के बाद भी आपको लगता है कि सारी दुनिया डोप करती है और फंस सिर्फ हम रहे हैं, सिर्फ इंडिया वाले फंस रहे हैं। तो हमारे बीच अगर और मैं उनका स्वागत करूंगी, और वो रैंडमली डोप टेस्ट किसी का भी कर सकते हैं। सुन रहे हो, डोप टेस्ट वाले ठीक है। अगर पूरी दुनिया में कोई देश है जो डोप के स्कैंडल को छुपा सकता था ना, तो वो इंडिया है, क्योंकि इंडिया में भ्रष्टाचार इतना है, ठीक है। भारत में भ्रष्ट लोग इतने हैं, उसके बाद भी, छुपाने के बाद भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 90% जो एथलीट हैं वो डोप टेस्ट के नाम पे भाग जाते हैं, है ना। उसके बावजूद भी जो थोड़े बहुत टेस्ट हो पा रहे हैं, उसके बाद भी इंडिया जो है नंबर 1 पे। बताओ, ना ही हमारे मेडल आ रहे हैं, ना ही हमारा क्वालिफाई हो रहा है, ना ही हम क्वालिफाई के आसपास है, तभी भी हम डोप में नंबर 1 पे हैं। और आपको लगता है कि जो है सारी दुनिया डोप कर रही है, फर्स्ट सिर्फ हम रहे हैं। वाओ, ये सोच के मैं सबके खिलाफ हूँ, ठीक है ना। बहुत आसान है, और बहुत आसान है सभी को दोषी देना कि नहीं तुम सब डोप करके आते हो, तब जाके तुम इतनी परफॉर्मेंस लगा रहे हो। पर आपको तो ये नहीं पता कि जो है हम एक मॉडल पे अटके हुए हैं और 3600 मॉडल है यहाँ पे। तो अभी के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला मॉडल है वो या तो कॉन्करेंट मॉडल है हमारा, जिसमें हम जो है
स्पीड डेवलपमेंट, एक्सेलरेशन डेवलपमेंट और स्पीड एंड्योरेंस एक साथ कर रहे हैं, या शॉर्ट टू लॉन्ग है। शॉर्ट टू लॉन्ग में ऐसा होता है कि हम जो है पहले छोटी छोटी रैप्स लगाते हैं, वहाँ पे स्पीड बनाते हैं, फिर जैसे हमारी स्पीड बनती है तो हम थोड़ी और बड़ी रैप में जाते हैं और उसके बाद थोड़ी और बड़ी रैप में जाते हैं, ठीक है ना। तो एक बार जब हमने स्पीड बना ली तो हम उसको जो है स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, उसको एंड्योर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम जो इंडिया में कर रहे हैं उसमें ऐसा है कि हम पहले एंड्योरेंस वगैरह कर रहे हैं और लास्ट के 2 महीने में स्पीड कर रहे हैं। बताओ ऐसे में स्पीड बनेगी क्या? और क्या आप जो वो नई स्पीड बनी है उसको एंड्योर कर पाओगे? ठीक है, उसको स्टेबल कर पाओगे? कैसे कर पाओगे? आपने जो एंड्योरेंस वाला काम किया वो तो स्लो स्पीड पे करा है, और अब जो आपकी स्पीड अगर 2 महीने में थोड़ी बहुत बड़ी भी है, उसको एंड्योर करने के लिए आपको अलग लेवल का स्पीड एंड्योरेंस चाहिए। इट डजंट मेक एनी सेंस, यू नो। क्या आपको लगता है कि हम इस वजह से हार रहे हैं? क्या आपको लगता है कि हमारे एथलीट्स जो है किस्मत के मारे हैं? नहीं, ये गलती, ये जो इशू है ये डेडिकेशन का इशू है। कोचेस डेडिकेटेड नहीं है हमारा। मैं सिर्फ कोचेस को नहीं कहूँगा, सिस्टम फेल कर रहा है हमें, ठीक है ना। क्योंकि अगर हमारे पास इस प्रकार का सिस्टम होता कि हमें पढ़ना ही पढ़ना है, हमारे पास अच्छे लेवल की नॉलेज आ रही होती तो हम भी अच्छा कर रहे होते। लेकिन उस हिसाब की डेडिकेशन भी नहीं है जो बात है। अगर कोचेस चाहें, अगर आप लोग चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। आजकल के ज़माने में ऐसा है कि हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास गूगल ट्रांसलेटर है। हाँ, हिंदी में जो है इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन कितना टाइम लगता है ट्रांसलेट करने में? थोड़ी सी 2 मिनट में जो है बहुत अच्छे लेवल की जो है हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं, वो भी फ्री में, कोई पैसे भी नहीं देने। तो मुझे लगता है डेडिकेशन का इशू है। तो मेरे चैनल में जो है हर एक वीडियो इंडियन ट्रेनिंग सिस्टम को चैलेंज कर रही है। मैं चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग जो सिस्टम है ये बदले, ठीक है ना। ये जो हम वहीं ना अटके रहे हैं और 2028 आ जाए और अगला ओलंपिक्स आ जाए और हम जो है वहीं हैं, हम अभी भी जो है टाइम है कि हम जो चेंज कर सकते हैं, हम कहीं आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ पे यहाँ पर हैं इस पोजीशन से तो आगे चले ही जाएंगे, ठीक है। ये मेरा उद्देश्य है, तो शेयर करें इस वीडियो को बहुत ज़्यादा। अगर आप सही से नोटिस करोगे ना तो आप देखोगे कि जो इंडिया में जो परफॉर्मेंस आ रही है ना, तो वो उन्हीं कोचेस पे आ रही है जो इंटरनेशनल कोचेस है। जैसे वहाँ रिलायंस फाउंडेशन में है हमारे पास जेम्स सीलर कोच, तो उनके पास ज्योति अरा जी है, उनके पास कौन है वो, तेजश्री है, उनके पास और भी एथलीट्स है। परफॉर्मेंस आ रही है तो वहाँ पर आ रही है। इसके अलावा जो जंप्स के कोच है, क्या नाम है उनका, योहान करके नाम है, नाम मुझे ढंग से याद नहीं है, ठीक है ना। या तो उनके पास परफॉर्मेंस आ रही है। दोनों ही कोचेस जो है इंटरनेशनल कोचेस हैं। इसके अलावा जो नीरज चोपड़ा जो हमारे एथलीट हैं, उनके लिए जो कोच आए हैं वो इंटरनेशनल कोचेज़ हैं। इसके अलावा जो अभी हमारे शिवपाल भाई दिल्ली में ट्रेनिंग करते थे जैवलिन वाले, उनके लिए रशियन कोच आए हैं। तो जहाँ पे भी परफॉर्मेंसेस आ रही है ना, वो इंटरनेशनल कोचेज़ पे ही आ रही है, क्योंकि वो ट्रेनिंग सिस्टम ही वो यूज़ कर रहे हैं जो इंटरनेशनली सब यूज़ करते हैं। हम जो है उस ट्रेनिंग सिस्टम पर अटके हुए हैं जो सालों पुराना है। उसके बाद आप बोलोगे कि नहीं सब डोप करते हैं जी। फर्स्ट सिर्फ इंडिया वाले रहे हैं जिन पे ना मेडल लग रहा, जिनका ना क्वालिफाई हो रहा, जो आसपास भी नहीं है। और जो सबसे ज़्यादा छुपा रहे हैं, जो सबसे 90% जनता ऐसी है जो डोप टेस्ट से पहले ही भाग जाती है, जिन्हें पता है कि जो है इतने टाइम पे वॉश आउट हो जाएगा तभी हम कम्पीट करेंगे, नहीं तो हम कम्पीट ही नहीं करेंगे। और कर भी लिया तुमने डोप तो तुम पे हो क्या रहा है? तुमने उखाड़ के लिया है, तुम पे ना तो तुम पे मेडल लग रहा, ना तुम पे जो है क्वालिफाई हो रहा, ना कुछ हो रहा है, और देश का नाम भी डुबा रहे हो डोप की लिस्ट पे आके, ठीक है। उसके बाद बोलोगे सब डोप करते हैं। अच्छा, सब डोप करते हैं, जो भारत सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हो रहा है वो नहीं छुपा पा रहा है और सब लोग छुपा दे रहे हैं, है ना। यही सच्चाई है क्या? मैंने पहले ही कहा था ये वीडियो बहुत ज़्यादा कड़वी होने वाली है और बहुत ज़्यादा जो है बुरा लग सकता है आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद। तो अब मैंने वैसे तो सारी वीडियोज़ इसी पे बनाई है, मैं कोशिश करूँगा कि आगे की वीडियोज़ जो है ना उस चीज़ पे आए जो आगे करना क्या है आगे, ठीक है। अच्छा, मतलब बदलना कैसे है इसको, उस चीज़ पे आए। ये अभी तक जो वीडियोस थी ना, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था कि ये जो है गड़बड़ कहाँ कहाँ हो रही है, ठीक है। अब मैं आगे चाहूँगा कि ये समझाऊँ कि सही कैसे करना है करके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक चीज़ में मैं इसमें और कहना चाहूँगा कि अगर आप जो है ऑफ सीज़न जो टर्म है उसको ऐसे यूज़ कर रहे हैं कि जो है हम कंपटीशन से बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो मेरे को कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप ऑफ सीज़न से ये मतलब समझ रहे हैं कि हम जो है जनरल टाइप का वर्कआउट कर रहे हैं और हम स्प्रिंटिंग जो है हम नहीं कर रहे हैं, तो मुझे इशू है, ठीक है। तो इसके अलावा एक बात मैं कहूँगा कि जो ब्लॉक सिस्टम है ना, वो हम अभी भी अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम जैसे जो हमारा वेट ट्रेनिंग वाला जो पार्ट है ट्रेनिंग का, उसमें अभी भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें जनरली उसको उस टाइप से यूज़ करना ही है, लेकिन फिर भी जैसे हम जो है ब्लॉक्स रखते हैं, जैसे पहले हाइपरट्रॉफी हो गया, जनरल स्ट्रेंथ हो गया, मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो गया, फिर पावर फेज आ गया, उसके बाद जो अपना स्पीडी टाइम पे लगाते हैं, ऐसे करके उस समय जो है हम ब्लॉक्स को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो ट्रैक वर्क है उसमें हम उसको
अब यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा है कि जब हम स्पीड और एंड्योरेंस टाइप जो है, एक्सलेशन टाइप जो वर्क है, एंड्योरेंस टाइप जो वर्क है, जब हम उसे एक साथ ले आ रहे हैं तो वो एक फ्लो की तरह जाता है। धीरे धीरे करके हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते हैं, डिस्टेंस बढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे करके जाता है। तो अब ब्लॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें कि ऐसा जैसे जनरल कंडीशनिंग का ब्लॉक है या जनरल प्रिपरेशन का ब्लॉक है जिसमें हम सिर्फ एंड्योरेंस टाइप वर्क कर रहे थे, उस टाइप से करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो पूरा एक फ्लो में जाना है। तो यही मैं कहना चाह रहा था। हाँ, बट कि हम उसमें कर रहे हैं, लेकिन किसमें, वेट ट्रेनिंग में हम ज़रूर कर रहे हैं अभी भी। नेसेसरीली नहीं है, लेकिन जब हमें एक प्रॉपर ब्लॉक लाना होता है ना कि हम मैक्स स्ट्रेंथ करेंगे, तो उस समय हम उस तरीके से यूज़ करते हैं उसको, क्योंकि वो ऐसी क्वालिटी है कि हमें पूरे साल भर मैक्स स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, है ना। लेकिन स्प्रिंटिंग तो ऐसी क्वालिटी जो हमें पूरे साल भर चाहिए है। एक इशू जो है ये ब्लॉक पीरियडाइजेशन की वजह से आता है, वो ऐसा है कि जो ब्लॉक पीरियडाइजेशन था ना, वो टाइमलाइन बेस्ड था। टाइमलाइन बेस्ड का मतलब है कि हम जो है इतने टाइम तक, या जैसे टाइमलाइन मतलब से मान लो महीने के हिसाब से बन रहे हैं या वीक्स के हिसाब से कर रहे हैं कि 6 हफ्ते का है या 8 हफ्ते का है, या महीने के हिसाब से बोल रहे हैं तो 3 महीने हम जो है जनरल प्रिपरेशन फेज़ में रहेंगे, उसके बाद जो है हम स्पेसिफिक में जाएंगे। इसमें ऐसा होता है कि ये लैंडमार्क बेस्ड कि इतने में हम फिक्स्ड रहें। लेकिन अब जो हम कराते हैं ना, या कोचेस कराते हैं, वो ऐसा होता है कि लैंडमार्क बेस्ड होता है कि अगर हमारे पास जनरल में ही अगर हमारे पास ये क्वालिटीज़ अभी तक डेवलप नहीं हुई है तो हम ज़्यादा स्पेसिफिक में नहीं जाएंगे। चाहे 3 महीने जो हमने स्पेसिफिक रखा था उससे ज़्यादा भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, या 6 हफ्ते भी रखा था उससे ज़्यादा भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास एटलीस्ट उस लेवल पे जाने के लिए तैयार नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। तो वो लैंडमार्क बेस्ड हो गया। ठीक है, हम लैंडमार्क देख रहे हैं कि हम वहाँ तक पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं। लेकिन टाइमलाइन बेस्ड में होता है कि हमने फिक्स पहले से कर दिया है कि भाई साहब हम 3 महीने का जनरल प्रिपरेटरी लगाएंगे, 2 महीने का स्पेसिफिक लगाएंगे। तो वो चीज़ थोड़ी गड़बड़ है, वो इतना ज़्यादा सेंस भी नहीं कर रही है अगर हम अभी के हिसाब से देखेंगे तो, है ना। तो यही मैं कहना चाहता था कि मुझे ऐड करना पड़ा है अलग से, क्योंकि मैं कल जल्दी में भूल गया। ठीक है। मेरा विज़न कुछ ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि 2028 तक इंडियन ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर रहा हो, कम से कम इतना तो हो रहा हो। अगर वो नहीं हो रहा है तो कम से कम ऐसा तो हो कि जो ये हमारे अदर इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, जैसे कि एशियन गेम्स हो गया या कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, कम से कम इतना तो हो कि इंडिया उसमें जो है अच्छे से परफॉर्म कर रहा हो, उसमें जो है मेडल टैली में ऊपर आ जाएँ और दुनिया को लगे कि यार अब इंडिया भी जो है कम्पीट कर सकता है। और अगर ये भी नहीं हो रहा है तो कम से कम ऐसा तो हो कि हमने अपनी तरफ से मेहनत तो करी हो। कम से कम ऐसा तो ना हो कि हम किस्मत को दोष दे रहे हो कि भाई साहब हमने मेहनत तो बहुत करी थी लेकिन किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया। और कुछ ना भी हो, हम अपनी तरफ से तो सेटिस्फाई हो कि हाँ यार हमने जो है जी तोड़ मेहनत तो करी है। कम से कम ऐसा तो ना हो कि हमने जो है मज़े लिए हैं और उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम जो है वर्ल्ड लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। क्या आपको लगता है कि हम इस लेवल की मेहनत के साथ डिज़र्व करते हैं वर्ल्ड लेवल पे परफॉर्म करना? क्या आपको लगता है कि हम इस मेहनत के साथ जा सकते हैं उस लेवल पे? सवाल कहीं है। जवाब एक ही है कि हमें मेहनत करनी होगी, हमें जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना होगा। हमें जो लगता है कि नहीं मज़े लेते रहेंगे और हो जाएगा, तो नहीं होगा। हमें डेडिकेशन दिखानी होगी। डेडिकेशन उस लेवल तक दिखानी होगी कि जिससे जो है हम इंटरनेशनल कोचेस की तरह ट्रेनिंग कर सकें। ठीक है, उनके लेवल की जो है हमें नॉलेज रखनी पड़ेगी। ठीक है, वहाँ पर जो है अभी डॉक्टर राल्फमन नाम से जो है हमारे बायोमैकेनिक्स के एक्सपर्ट्स थे, जिनके पास नोआ लाइल्स ने भी ट्रेनिंग करी है। ठीक है, वो एक्सपायर हुए हैं, बहुत दुखद बात है। तो वो उन्होंने पीएचडी कर रखी थी सिर्फ बायोमैकेनिक्स पे। तो सोच लो किस लेवल की जो है वो डेडिकेशन दिखा रहे हैं वहाँ पर। ठीक है ना। तो वो एक एक एंगल तक देखते हैं। जब आप उस लेवल पे पहुँच जाओगे ना, तो नोआ लाइल्स का एक एक फुट का एंगल देखा जाता है, किस एंगल पे वो पैर रख रहा है, कहाँ पे वो स्ट्राइक कर रहा है, हर एक चीज़ देखी जाती है, तब जाके वर्ल्ड लेवल पे पहुँचा जाता है। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे पहुँचने के बाद जो कंपटीशन है वो इतने ज़्यादा जो है डिटेल्स पे चला जाता है। और आप लोग सोच रहे हो नहीं जो है किलोमीटर की रैप्स लगाओ, कुछ भी करते रहो, स्पीड वर्क हो ही नहीं रहा है, एंड्योरेंस वर्क चल रहा है और आपको लग रहा है कि हम भी जो है क्वालिफाई करेंगे, हम भी जो है देश का नाम रोशन करेंगे। और रोशन कर रहे हो आप, दूसरी किसी और लिस्ट में आपका नाम आ रहा है। ऐसे काम नहीं बनने वाला है, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। तो फाइनल मैसेज मेरा आपके लिए यही है कि अगर आपको लगता है कि जो है मैं कुछ सही कह रहा हूँ, कुछ जो है चीज़ें सेंस कर रही है, मतलब कुछ, ये तो वैसे जनरल सेंस वाली बात है, कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं जो है कोई आउट ऑफ लॉजिक की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अगर आपको लगता है कि जो है मैं कुछ सही कह रहा हूँ तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं अकेला बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि और भी ऐसे कोचेज़ आएँ, एथलीट्स आएँ, जो कि जो है डेडिकेटेड हो के और लोगों के लिए बेहतर इंडियन एथलेटिक्स के लिए जो है काम करने को राज़ी हों, जो चाहें कि हम बाहर से भी पढ़ लेंगे। अगर हम यहाँ से दिखाएंगे ना कि हाँ हम करना चाहते हैं, तो एक बारी को ऐसा होगा कि गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करने लग जाएगी।
लेकिन अगर हम खुद से ही मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, हम मज़े ले रहे हैं ऐसे ही, तो मुझे नहीं लगता कि हम ज़्यादा दूर तक जा पाएंगे, ठीक है ना। अगर मज़े ही लेने हैं कॉलेज में जाके, पढ़ना ही नहीं है कि चीज़ें काम कैसे कर रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे लगता कि हम वर्ल्ड लेवल पे परफॉर्म भी कर पाएंगे, ठीक है ना। इंडिया में जब 100 सीट्स होती है ना आईएएस की, आईपीएस की, उसके लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप तो वर्ल्ड लेवल पे उनके बीच में नंबर 1 बनना चाहते हैं, जो कि जो है पहले तो हाईली जेनेटिकली जो है बहुत ज़्यादा गिफ्टेड है हमारे मुकाबले अगर हमसे, ठीक है। दूसरा, कई ऐसे एथलीट्स जो हैं आ रहे हैं जो डोप करके आ रहे हैं, ठीक है, उनके खिलाफ भी हमें जो है कम्पीट करना होगा। तो सोच लो कि हमें कितनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। इतना आसान नहीं होने वाला है, हमें जो है एक साथ मिलके काम करना होगा इसके लिए। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, क्योंकि मैं बहुत सारा कंटेंट लाने वाला हूँ आगे, ठीक है। वैसे तो ला ही रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर हफ्ते कम से कम एक वीडियो तो ज़रूर आए। तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।